कैसी है ये दिल लगी पार्ट 11। धरा की वे प्यारी सी गुड मॉर्निंग कार्तिक के कानों तक पहुंचने से पहले ही दम तोड़ चुकी थी। उसके दिमाग में सिर्फ वो तस्वीरें चीख रही थीं। कार्तिक का हाथ कांपने लगा था। फोन के स्क्रीन पर उसकी पकड़ इतनी सख्त हो गई थी कि लगा अभी कांच चकनाचूर हो जाएगा। उसके चेहरे की नसें तन गई थीं और आंखों में वह खौफनाक लाली उतर आई थी जिसे धरा ने पहले कभी नहीं देखा था। कार्तिक जी, क्या हुआ? आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? धरा घबराकर बिस्तर से उठी और उसके करीब जाने लगी थी। दूर रहो मुझसे। कार्तिक की आवाज किसी घायल शेर की दहाड़ की तरह कमरे में गूंजी थी। कार्तिक की सांसें अचानक तेज हो गई थी। सीने में अजीब सी जकड़न उठी थी, जैसे किसी ने पुराने जख्म को फिर से कुरेद दिया हो। ये गुस्सा नहीं था, ये उसका डर था जो वर्षों से दबा पड़ा था। वो झटके से पीछे हटा, जैसे धरा का साया भी उसे जला देगा। कार्तिक के दिमाग में अतीत की धुंधली तस्वीरें और वर्तमान की ये फोटो एक साथ मिक्स होने लगी थी। उसे वही धोखा, वही पुरानी चीखें और वही अकेलापन याद आने लगा था जिसने उसे सालों पहले छोड़ दिया था। कार्तिक जी, आप हमें डरा रहे हैं? क्या बात है? धरा की आंखों में आंसू आ गए थे। कार्तिक ने फोन झटके से धरा की ओर फेंका। ये क्या है धरा, बताओ मुझे, ये क्या है? उसके गले से निकलने वाली आवाज में गुस्सा कम और टूटने का दर्द ज्यादा था। कल रात तुम कह रही थी कि तुम्हें मुझ पर खुद से ज्यादा भरोसा है, तो फिर ये सब क्या है धरा? उसकी आंखों में कल रात वाली नरमी की जगह बर्फ जैसी ठंडक और जबरदस्त गुस्सा था। धरा ने जैसे ही फोन की स्क्रीन पर उन तस्वीरों को देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई थी। उन तस्वीरों में धरा एक अनजान शख्स की बाहों में दिख रही थी। उसका चेहरा सफेद पड़ गया था और गला सूखने लगा था। कार्तिक जी, ये सब? धरा की आवाज कांप रही थी। कार्तिक ने गरजते हुए पूछा, ये सब क्या है धरा, बताओ मुझे। ये तस्वीरें, ये गंदा मजाक, क्या है ये सब? कह दो कि ये तुम नहीं हो। मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा धरा, मैं फिर से धोखा नहीं खा सकता। उसकी आवाज के पीछे छुपा डर धरा साफ महसूस कर सकती थी। ये इल्जाम नहीं था, एक टूटे हुए आदमी की गुहार थी। धरा घबरा गई थी। उसका शरीर थर थर कांपने लगा था, लेकिन अगले ही पल उसने अपनी हिम्मत जुटाई और डबडबाई आंखों से कार्तिक की ओर देखा। कार्तिक जी, आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं? ये वैसा सच नहीं है जैसा दिख रहा है। ये वही तस्वीरें हैं जिनके बारे में मैंने आपको सब बताया था। धरा ने रुक रुक कर कहा। कार्तिक के माथे पर बल पड़ गए थे। उसने चिल्लाकर कहा, कौन सी तस्वीरें? झूठ मत बोलो धरा, तुमने मुझे ऐसी किसी भी तस्वीर के बारे में नहीं बताया। क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम कितना बड़ा झूठ बोल रही हो? धरा की आंखों से आंसू छलक पड़े थे। वो बुरी तरह कांपते हुए कार्तिक के करीब आई और उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की। हम झूठ नहीं बोल रहे कार्तिक जी, हमने आपको सब बताया था। हमने साफ साफ बताया था कि दिनेश ने अपने अपमान का बदला लेने के लिए हमारे कुछ फोटोज खींचे थे और आपने ही तो कहा था कि आपको हम पर भरोसा है। आपने सच जाने के बाद ही तो हमें अपनाया था। कार्तिक एक पल के लिए ठिठक गया था। उसकी आंखों में उलझन के बादल छा गए थे। मैंने कब कहा धरा? धरा ने रोते हुए उसे याद दिलाया, उस रात जब हमने आपको दिनेश और अपनी सगाई के बारे में बताया। कार्तिक ने झटके से अपना हाथ धरा की पकड़ से छुड़ा लिया था। उसकी आंखों में अविश्वास और क्रोध की ज्वाला धधक रही थी। वो गुस्से में झुंझलाकर चिल्लाया, हाँ तो यही तो बताया था तुमने सिर्फ इतना कहा था कि बचपन की सगाई थी और उस रात दिनेश ने तुम्हारे साथ गलत हरकत करने की कोशिश की थी। इसके अलावा तुमने कुछ और नहीं बताया था मुझे। इन तस्वीरों के बारे में, इस हद तक गिर जाने वाली बातों के बारे में एक लफ्ज नहीं कहा था तुमने। क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि तुमने कितना बड़ा धोखा दिया है मुझे? कार्तिक की कड़कड़ाती आवाज ने धरा के दिल को छलनी कर दिया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कार्तिक उन बातों को नकार क्यों रहा है जो उसने खुद अपने मुंह से स्वीकारी थी। धरा अपनी सुध-बुध खो बैठी थी और बिलखते हुए फर्श पर घुटनों के बल गिर गई थी। उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वे हाथ जोड़कर मिन्नतें करने लगी थी। हम झूठ नहीं बोल रहे कार्तिक जी, भगवान के लिए हम पर यकीन कीजिए। हमने आपको सब बताया था, एक एक कड़वा सच बताया था। हमने आपसे कोई झूठ नहीं बोला। हमने तो अपनी रूह तक आपके सामने खोल कर रख दी थी। बस करो धरा, अब अपने इन झूठे आंसुओं से मुझे और गुमराह मत करो। कार्तिक ने पीछे मुड़कर दहाड़ कर कहा, अगर तुम पहले से ही किसी और को पसंद कर दी थी तो बोल देती। हम खुशी खुशी तुम्हें शादी के बंधन से आज़ाद कर देते। धरा ने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन सदमे की वजह से उसके सामने अंधेरा छाने लगा था। कार्तिक जी, हमने... उसकी आवाज़ लड़खड़ाई। धरा के सामने अब सिर्फ अंधेरा था, लेकिन फिर भी उसने आखिरी हिम्मत जुटाई। वह बिलखते हुए कार्तिक के करीब से रख आई और उसकी शर्ट को थाम लिया था। कार्तिक जी, जो दिख रहा है वो वैसा सच नहीं है। ये तस्वीरें झूठ बोल रही हैं। हमने सिर्फ आपको पसंद किया है, सिर्फ आपसे प्यार किया है। हमारा रोम रोम आपके प्रति समर्पित है, विश्वास कीजिए हमारा। कार्तिक का चेहरा पत्थर सा हो गया था। उसने एक लंबी सांस ली और अपनी आंखों को बंद कर लिया था। जब उसने आंखें खोली तो उनमें एक अजीब सी खामोशी थी। ठीक है धरा,
उसने बहुत ही ठंडी आवाज़ में कहा। मैं तुम पर भरोसा करता हूँ क्योंकि मैं नहीं देख सकता तुम्हें रोते हुए, पर पहले मुझे कंफर्म करना है। लेकिन अपने डर को मारना उसके लिए भी आसान नहीं था। तुम कह रही हो ना ये झूठ है? मैं एक बार अंकित को फ़ोन करता हूँ, सब सही हो जाएगा। तुम डरो मत। सॉरी मैंने तुम्हें डरा दिया। वो गुस्सा आ गया था बस। तुम जानती हो ना मुझे नफरत होती है झूठे और धोखेबाज लोगों से। कार्तिक घुटनों के बल बैठ गया था। धीरे से धरा के आंसू पहुंचे और उसे सीने से लगा लिया था। धरा को लगा जैसे उसे नई जिंदगी मिल गई हो। उसकी सिसकियां रुकने ही वाली थी कि कार्तिक ने अपना फोन उठाया और अंकित को कॉल लगा दिया था। अंकित, धरा की जो तस्वीरें वायरल हो रही हैं उन्हें इंटरनेट से हटवाओ अभी के अभी। मेरी धरा बेकसूर है, उनकी जांच करवाओ अभी। वो माफ नहीं होंगी। तुम रिपोर्ट्स लेकर आओ, मुझे लोगों को साबित भी तो करना होगा ना धरा की बेगुनाही को। कार्तिक का लहजा इतना सपाट था कि धरा का दिल फिर से तेजी से धड़कने लगा था। अंकित दूसरी तरफ से कुछ पल के लिए चुप रहा। उसकी भारी सांसें फोन पर साफ सुनाई दे रही थी। उसने बहुत हिम्मत जुटाई और कांपती आवाज में कहा, नहीं भाई, मैं पहले ही एक्सपर्ट से चेक करा चुका हूँ। सब तस्वीरें असली हैं, उनमें कोई एडिटिंग नहीं की गई है। जैसे ही ये शब्द कार्तिक के कान में पड़े, उसके दिमाग का बांध टूट गया था। एक भयानक चीख उसके गले से निकली और उसने पूरी ताकत से अपना मोबाइल दीवार पर दे मारा था। मोबाइल के परखच्चे उड़ गए थे और उसका कांच धरा के पैरों के पास आकर गिरा था। धरा बुरी तरह कांप गई थी और डर के मारे अपना चेहरा हाथों से ढक लिया था। कार्तिक की चीख और फूट के टूटने की आवाज ने कमरे के सन्नाटे को चीर दिया था। धरा अपनी आंखें बंद किए सुबक रही थी। उसे लगा अब सब खत्म हो गया। वहीं नीचे शैलेंद्र जी और राधे श्याम जी मॉर्निंग वॉक से लौटे तो घर के बाहर तमाशबीनों की भीड़ देखकर ठिठक गए थे। राधे श्याम जी ने विनम्रता से पूछा, क्या हुआ भाई, सब ठीक तो है? आप सब यहाँ क्यों जमा हैं? तभी उनके पुराने पड़ोसी ने अफसोस जताते हुए कहा, शैलेंद्र जी, हमें बड़ा अफसोस हुआ कि आप पर क्या बीत रही होगी। आप जब धरा को इतनी पाबंदियों में रखते थे तो हमें बुरा लगता था, पर अब पता चला कि आप उसके कुलच्छनों की वजह से ही ऐसा करते थे। ऐसी बेटी से तो बेऔलाद रहना भला। राधे श्याम जी का खून कॉल उठा था। क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग? मेरी भतीजी बहुत मासूम है, जबान संभाल कर बात करो। तभी भीड़ से एक लड़का तंज कसते हुए बोला, इतनी मासूम है तो ये देखिए इसकी मासूमियत के सबूत। उसने अपने फोन में वो तस्वीरें शैलेंद्र जी के सामने कर दी थी। शैलेंद्र जी ने जैसे ही वो तस्वीरें देखी उनकी आंखों में खून उतर आया था। अपमान और गुस्से की ज्वाला ने उन्हें अंधा कर दिया था। धरा! वो दहाड़ते हुए बिजली की गति से घर के अंदर भागे। राधे श्याम जी उन्हें रोकने की कोशिश करते रहे, पर शैलेंद्र जी सीधे ऊपर पहुंचे और एक ही झटके में धरा के कमरे का दरवाजा तोड़ दिया था। कमरे के अंदर का मंजर भयानक था। एक तरफ कार्तिक पत्थर बना खड़ा था और दूसरी तरफ धरा फर्श पर बिखरी हुई थी। शैलेंद्र जी के हाथ कांप रहे थे, पर उनकी आंखों में सिर्फ मौत का तांडव था। शैलेंद्र जी के खौफनाक चेहरे को देखकर धरा की चीख उसके गले में ही फंस गई थी। वह फर्श पर ही पीछे की ओर खिसकने लगी थी, लेकिन शैलेंद्र जी की नफरत भरी निगाहों ने उसे वहीं जकड़ लिया था। तो इसी दिन के लिए हमने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया था। शैलेंद्र जी की आवाज़ कमरे की दीवारों से टकरा कर गूंजी। हमारी नाक कटा दी तूने, पूरे खानदान की इज्जत को बाजार में नीलाम कर दिया। धरा ने कांपते हुए हाथ जोड़ दिए थे। पापा, मेरी बात तो सुनिए, वो सब सच नहीं है। चुप रह। शैलेंद्र जी का हाथ हवा में उठ चुका था। उनकी आंखों में विवेक नहीं, सिर्फ समाज का जहर था। वह पागलों की तरह धरा की ओर बढ़े। राधे श्याम जी ने बीच में आने की कोशिश की। भाई साहब रुकिए, पहले बात तो सुनिए। पुलिस को फोन करते हैं, ये किसी की साजिश भी तो हो सकती है। साजिश? शैलेंद्र जी ने झटके से राधे श्याम जी को पीछे धकेला। पूछने के लिए रह ही क्या गया है श्याम? दुनिया थू थू कर रही है और तुम कह रहे हो साजिश है। आज मैं इस बदचलन का घर से निकलना हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। जैसे ही शैलेंद्र जी ने हाथ उठाया, कार्तिक, जो अब तक एक जिंदा लाश की तरह बुत बना खड़ा था, अचानक बीच में आ गया था। उसने शैलेंद्र जी का हाथ हवा में ही दबोच लिया था। उसकी पकड़ इतनी सख्ती कि शैलेंद्र जी तरसे करा उठे थे। कार्तिक की आंखों में इस वक्त कोई इंसान नहीं बल्कि एक शैतान झांक रहा था। तभी कार्तिक की नजर शैलेंद्र जी के पीछे खड़े लोगों पर पड़ी। उनमें से एक उन पर नजर रख रहा था। कार्तिक, जो धरा को उठाकर सीने से लगाने वाला था, अपना रवैया बदल गया था। उसने शैलेंद्र जी की आंखों में देखते हुए बहुत ही डरावनी धीमी आवाज में कहा, इसे मारने का हक मैंने किसी को नहीं दिया। बीवी है मेरी, डाइवोर्स नहीं दिया है मैंने उसे अभी। उसने शैलेंद्र जी को झटके से पीछे फेंक दिया था और धरा की ओर मुड़ा। धरा को लगा कि शायद कार्तिक उसे बचाएगा, शायद उसकी बात सुनकर उस पर भरोसा करेगा। लेकिन कार्तिक की आंखों में जो नफरत थी उसने धरा की रूह कपा दी थी। तुमने कहा था ना धरा, तुम मेरी धड़कन हो। कार्तिक हंसा, एक ऐसी हंसी जिसे सुनकर किसी का भी कलेजा कांप जाए।
उसके होंठ मुस्कुरा रहे थे लेकिन आंखें रो रही थीं। पर आज तुमने मेरे भरोसे का कत्ल कर दिया। कार्तिक की नफरत भरी बातों ने जैसे धरा के अंदर कुछ तोड़ दिया था। उसने कांपते हाथों से कार्तिक की पकड़ को अपने हाथ से झटक दिया था। उसकी हिम्मत जवाब दे रही थी, पैर लड़खड़ा रहे थे, पर आज चुप रहना उसे अपनी मौत जैसा लग रहा था। पर वह दीवार का सहारा लेकर धीरे धीरे अपने पापा के सामने जाकर खड़ी हो गई थी। उसकी गर्दन झुकी हुई थी और शरीर थर थर कांप रहा था। पापा, धरा की आवाज़ गले में अटक रही थी। वह हिचकियाँ लेते हुए बोली, आप हमें सज़ा देना चाहते हैं ना? आप चाहते हैं ना कि ये कलंक आपके माथे से मिट जाए? तो सज़ा दीजिए हमें पापा, हम विरोध नहीं करेंगे। क्योंकि जिस दुनिया में और जिस घर में हमारी सच्चाई की कोई कीमत नहीं, वहाँ हम जीकर भी क्या करेंगे? उसने अपनी डबडबाई आंखों में एक बार कार्तिक की ओर देखा, जो अब भी पत्थर बना उसे ही देख रहा था। धरा की आवाज़ में एक रूह कपा देने वाली हिचक थी। कार्तिक जी, हमें लगा था कि आप हमें समझते हैं। हमें गर्व था कि हमारे पति ने समाज का वो चश्मा नहीं पहना है जो हर बात में सिर्फ औरत का ही दोष देखता है। पर हम गलत थे। हमारी किस्मत ही खराब थी। धरा ने अपनी साड़ी के पल्लू को अपनी उंगलियों में बुरी तरह जकड़ लिया था, जैसे वह हिम्मत बटोरने की कोशिश कर रही हो। पापा, जब हम लड़कियां कहती हैं कि कोई हमें परेशान कर रहा है, कोई हमें गलत तरीके से छू रहा है, तब कोई यकीन क्यों नहीं करता? तब तो सब कहते हैं कि चुप रहो, घर की इज्जत का सवाल है। और आज जब उस चुप्पी का फ़ायदा उठाकर किसी ने हमारी ज़िंदगी खराब कर दी, तो भी सज़ा हमें ही क्यों? क्या उस दिनेश की कोई गलती नहीं है? क्या उस इंसान को कोई कुछ नहीं कहेगा जिसने ये सब किया? धरा की आंखों से अब आंसुओं का सैलाब बह निकला था। वह सुबकते हुए और भी धीरे बोली, सज़ा सिर्फ हमें, क्योंकि हम लड़की हैं। हमने आपको सब बताया था। कार्तिक जी, एक एक बात बताई थी, पर शायद आपका डर मेरे सच से बढ़ा निकल गया। आपने हमें बेसहारा छोड़ दिया। इतना कहते कहते धरा की हिम्मत पूरी तरह टूट गई थी। वे अपने पिता के पैरों के पास फर्श पर ढह गई थी। उसकी सिसकियां पूरे कमरे में गूंज रही थीं। बताइए पापा, क्यों यकीन किया था अपने बच्चे से ज़्यादा दूसरे पर? उसकी मासूमियत और उसका बेबस सवाल, क्या उस लड़के की कोई गलती नहीं? वहाँ खड़े हर मर्द के कलेजे को चीर रहा था। हम बेगुनाह हैं, अगर सज़ा देनी है तो उन्हें दीजिए, तब हम मानेंगे कि इंसाफ सबके लिए होता है। शैलेंद्र जी का उठा हुआ हाथ हवा में ही कांपने लगा था। धरा की सिसकियों ने कमरे के शोर को एक डरावनी खामोशी में बदल दिया था। कमरे के दरवाजे पर खड़े मोहल्ले के वो लोग जो अब तक धरा पर कीचड़ उछाल रहे थे, अचानक बेजुबान हो गए थे। धरा का वह एक सवाल उन सबकी अंतरात्मा पर पत्थर की तरह लगा था। हर शख्स की नजरें झुक गई थी। सीमा जी, जो अब तक बदनामी के डर से पत्थर बनी खड़ी थी, उनकी ममता जाग उठी थी। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ कि एक औरत होकर भी, एक माँ होकर भी उन्होंने अपनी बेटी के बजाय दुनिया की बातों पर यकीन किया। वे दौड़कर आई और फर्श पर बिखरी हुई धरा को अपने सीने से लगा लिया था। मेरी बच्ची, मुझे माफ़ कर दे धरा। सीमा जी की रुलाई फूट गई थी, पर धरा की सिसकियां अब और गहरी हो गई थीं। तभी कमरे के उस ठंडे सन्नाटे को कार्तिक का सपाट और बेजान आवाज़ ने चीर दिया था। वह जो अब तक बुत बना खड़ा था, बिना धरा की ओर देखे बोला, मैं अब धरा के साथ नहीं रह सकता। सबके पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी। कार्तिक की आंखों में अब पछतावा नहीं, बल्कि एक अजीब सी कड़वाहट थी। तलाक के कागज साइन कर देना। हम इस रिश्ते को यहीं ख़त्म कर रहे हैं। मैं तुम पर शक नहीं कर रहा, पर मैं खुद पर भरोसा खो चुका हूँ। राधेश्याम जी ने घबराकर उसका हाथ पकड़ा। बेटा, गुस्से में ऐसा अनर्थ मत करो। धरा बेकसूर है, तुम खुद कह रहे थे तो फिर? गुस्सा नहीं है ये। कार्तिक ने झटके से उनका हाथ झटक दिया था। उसकी आंखों में वही पुरानी ठंडक लौट आई थी। ये मेरा फैसला है। इतना कहकर वह मुड़ा और बिना पीछे देखे लंबे डग भरता हुआ कमरे से बाहर निकल गया था। कार्तिक जानता था कि आज अगर वह टूट गया तो दिनेश अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा। धरा को हमेशा के लिए नर्क से निकालने के लिए कार्तिक का खलनायक बनना जरूरी था। धरा अपनी माँ के गले लगकर पागलों की तरह रोने लगी थी। उसे लगा जैसे आज उसकी आखिरी उम्मीद भी दम तोड़ गई थी। उधर सूरी सदन में एक अलग ही तूफान मचा हुआ था। प्रज्ञा पूरी रात घर नहीं लौटी थी। सुनैना जी और रोहन का बुरा हाल था। वो बार बार उसे कॉल कर रहे थे, पर फोन बंद आ रहा था। तभी घर का दरवाजा खुला और अंकित प्रज्ञा को संभालते हुए अंदर लाया। दोनों के चेहरे पर तनाव साफ दिख रहा था। सुनैना जी दौड़कर आईं। प्रज्ञा, कहाँ थी तुम पूरी रात? हमें कितनी चिंता हो रही थी। प्रज्ञा और अंकित दोनों खामोश रहे थे। अंकित उसे कल रात एक क्लब से नशे की हालत में उठाकर लाया था। वह इतनी ज़्यादा ड्रिंक कर चुकी थी कि अंकित उसे अपने घर ले जाने पर मजबूर हो गया था। प्रज्ञा की आंखों में अभी भी अंतरा की वापसी का सदमा साफ दिख रहा था। तभी कार्तिक घर के अंदर दाखिल हुआ। उसका बिखरा हुआ चेहरा, उसकी आंखों की वीरानी देख सुनैना जी और भी परेशान हो गई थीं। कार्तिक, तुम कहाँ थे और ये हालत?
कार्तिक ने एक नजर अंकित पर डाली और बहुत ही ठंडे लहजे में कहा, धरा के लिए डाइवोर्स पेपर भेज दो अंकित। सुनैना जी का गला सूख गया था। क्या क्या कह रहे हो तुम? पागल हो गए हो क्या? पागल नहीं हुआ हूं माँ, कार्तिक ने सीढ़ियों की तरफ बढ़ते हुए कहा। अब अंतरा वापस आ चुकी है तो मेरी और धरा की शादी का कोई मतलब नहीं रह जाता। सुनैना जी कुछ और कहती उससे पहले ही कार्तिक ने अंकित की ओर देखकर आंखों ही आंखों में एक गुप्त इशारा किया। अंकित ने पलकें झपकाकर जवाब दिया, जैसे वह कह रहा हो, हाँ भाई काम हो गया। सूरी सदन के हॉल में छाई उस भारी खामोशी को अचानक दरवाजे पर हुई। एक दस्तक ने तोड़ दिया था। सबकी नजरें दरवाजे की ओर घूमी और वहां खड़ी शख्सियत को देखकर सुनैना जी के हाथ से पानी का गिलास छूटकर फर्श पर चकनाचूर हो गया था। वहां अंतरा खड़ी थी और उसके साथ एक अधेड़ उम्र का आदमी था जिसने हाथ में काला कोट और एक फाइल थामी हुई थी। वह वकील था। कैसे हो कार्तिक? अंतरा ने अपने चेहरे पर एक बनावटी और आत्मविश्वास से भरी मुस्कान लाते हुए पूछा। उसकी आवाज में वही पुरानी खनक थी जिसने कभी कार्तिक की दुनिया उजाड़ी थी। अंतरा को अपने सामने देख कार्तिक के चेहरे की नसें तन गई थी। उसकी आंखों में नफरत की ज्वाला धधक उठी थी, मानो वह अभी भी सब कुछ राख कर देगा। उसने अपनी मुट्ठियां इतनी जोर से भींची कि उसके नाखून उसकी हथेलियों में गड़ने लगे थे। लेकिन अजीब बात थी, कार्तिक चीखा नहीं था। उसने एक लंबी सांस ली और अपने उस खौफनाक गुस्से को भीतर ही भीतर कैद कर लिया था। सुनैना जी हकलाते हुए बोली, अंतरा तुम यहाँ इस वक्त? और ये वकील? अंतरा ने घर के अंदर कदम रखा। उसकी ऊंची सैंडल की आवाज हॉल में गूंज रही थी। उसने कार्तिक के करीब आकर रुकते हुए कहा, मैंने अभी बाहर सुना कार्तिक, तुम अपनी उस सो कॉल्ड पत्नी को तलाक दे रहे हो। वैसे बहुत ही समझदारी भरा फैसला है तुम्हारा। आखिर कब तक एक धोखेबाज के साथ रिश्ता ढोते? खैर, अब जब तुम उसे छोड़ ही रहे हो तो मेरा रास्ता तो साफ है। अब सिर्फ मैं तुम्हारी कानूनी और असली पत्नी हूँ। कार्तिक ने अपने दांत भींचे। उसका जबड़ा सख्त हो गया था। उसने अंतरा की आंखों में सीधे देखते हुए बहुत ही धीमी और घातक आवाज में कहा, अंतरा, शायद तुम्हारी सुनने की शक्ति कमजोर हो गई है। वह एक कदम अंतरा की ओर बढ़ा, जिससे अंतरा की मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ गई थी। कार्तिक ने आगे कहा, मैंने कहा है कि मैं धरा को तलाक दे रहा हूँ, पर इसका मतलब ये कतई नहीं कि मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में एक्सेप्ट कर रहा हूँ। पर वो क्या है ना, पहला प्यार लत की तरह होता है, ना छोड़ने का जी चाहता है और ना साथ रहने का। अंतरा के चेहरे पर तिरछी मुस्कान आ गई थी कार्तिक की बात सुनकर। उसे लग रहा था कि कार्तिक अभी भी उसी से प्यार करता है, बस थोड़ा नाराज है। वकील ने कुछ कहने के लिए फाइल खोली ही थी कि कार्तिक ने हाथ के इशारे से उसे चुप करा दिया था। अंकित और प्रज्ञा कोने में खड़े ये मंजर देख रहे थे। अंकित की नजरें लगातार कार्तिक के चेहरे पर थीं, जैसे वे किसी अगले इशारे का इंतजार कर रहा हो। अंतरा के चेहरे पर फैली हुई फीकी मुस्कान अब एक शातिर और टेढ़ी हंसी में बदल गई थी। उसने अपने हाथ के क्लच को थोड़ा और मजबूती से पकड़ा और कार्तिक के और करीब आ गई थी। उसकी नजरों में अब वह पुराना लालच साफ दिख रहा था जिसने सालों पहले कार्तिक का सब कुछ छीन लिया था। थोड़ा गुस्से पर काबू रखो कार्तिक, अंतरा ने अपनी आवाज को बेहद सधा हुआ और नुकीला रखते हुए कहा। इतना भी क्या नाराज रहना अपने प्यार से? कार्तिक ने अपनी भौहें सिकोड़ी, लेकिन अंतरा के चेहरे पर शिकन तक नहीं थी। उसने वकील की ओर इशारा किया, जिसने तुरंत अपनी फाइल से कुछ कागजात बाहर निकाले। अंतरा ने वकील के हाथ से कागजात अपने हाथ में ले लिए थे और बोली, शादी से पहले। अंतरा ने हर शब्द पर जोर देते हुए कहा, जब तुम मुझसे प्यार करते थे तो तुमने एक वसीयत और कुछ पावर ऑफ अटर्नी साइन की थी ना, याद है? तुमने अपनी सारी प्रॉपर्टी, सूर्य इंडस्ट्रीज के अपना पूरा शेयर और वो सब कुछ जो तुमसे ताल्लुक रखता है मेरे नाम कर दिया था। ये सुनते ही पूरे हॉल में मौत जैसा सन्नाटा छा गया था। सुनैना जी की आंखों में खौफ उतर आया था और रोहन का चेहरा सफेद पड़ गया था। अंतरा ने आगे बढ़कर कार्तिक की शर्ट का कॉलर हल्के से ठीक किया और फुसफुसाते हुए कहा, आज की तारीख में इस सूरी सदन से लेकर तुम्हारी कंपनी की आखिरी कुर्सी तक सब मेरी है कार्तिक। तुम उस धोखेबाज धरा को तलाक दो या ना दो, पर हकीकत यही है कि तुम इस घर में सिर्फ मेरी मर्जी से ही रहोगे। कार्तिक का चेहरा पत्थर की तरह सख्त हो गया था। उसकी आंखों की पुतलियां सिकुड़ गई थी। उसने एक नज़र उन कागजों पर डाली और फिर अंकित की ओर देखा। अंकित के चेहरे पर भी तनाव था, लेकिन उसने बहुत ही सूक्ष्म तरीके से अपनी गर्दन हिलाई, जैसे वह कार्तिक को किसी बात के लिए संकेत दे रहा हो। कार्तिक ने धीरे से अंतरा का हाथ अपने कॉलर से हटाया और एक ठंडी डरावनी मुस्कान बिखेरी। कार्तिक की वे ठंडी मुस्कान अब एक रहस्यमयी चमक में बदल गई थी। उसने अंतरा की आंखों में आंखें डालकर कहा, ठीक है अंतरा, जो कुछ भी मेरे नाम है वह सब तुम्हारा हुआ, तुम ले सकती हो सब कुछ।
हॉल में मौजूद हर इंसान सन रह गया था। कार्तिक ने आगे बढ़कर अंतरा के उलझे बालों को एक लटके कान के पीछे किया और बहुत ही धीमी आवाज में बोला, आखिर तुम मेरा पहला प्यार जो हो, और पहले प्यार का तो हर गुनाह माफ होता है ना? अंतरा की आंखों में जीत की चमक आ गई थी। उसे यकीन नहीं था कि कार्तिक कितनी आसानी से घुटने टेक देगा। वो झपटकर कार्तिक के सीने से लग गई थी और चहकते हुए बोली, मैं जानती थी कार्तिक, तुम कभी नहीं बदल सकते। तुम आज भी सिर्फ मुझसे ही प्यार करते हो। आई लव यू कार्तिक। कार्तिक ने उसे गले तो नहीं लगाया, लेकिन उसे खुद से दूर भी नहीं किया था। उसकी नजरें ऊपर दीवार पर टंगी एक तस्वीर पर जा टिकी थी। उसने घर की नौकरानी को आवाज दी, रंजना, जाओ मैडम के लिए ऊपर वाला कमरा तैयार करो, और सुनो, उस लड़की यानी धरा का जितना भी सामान वहां पड़ा है सब अभी के अभी स्टोर रूम में फिकवा दो। भाई! प्रज्ञा का गुस्सा अब सातवें आसमान पर था। वे चीखते हुए बीच में आई, पागल हो गए हैं आप? ये औरत हमारे घर में नहीं रह सकती। और आप धरा भाभी को तलाक क्यों दे रहे हैं? क्या बीत रही होगी उन पर? कार्तिक का चेहरा अचानक सख्त हो गया था। उसने गरजते हुए कहा, प्रज्ञा, तुम छोटी हो, अपने काम से काम रखो। मेरी जिंदगी के फैसले अब तुम लोग नहीं करोगे। तभी प्रीति गुस्से में बोली। उसकी आंखों में आंसू थे पर आवाज में दृढ़ता थी, भैया, अगर ये लड़की यहाँ रहेगी तो मैं इस घर में एक पल भी नहीं रहूंगी। मैं अपनी बहन धरा की जगह किसी और को लेते हुए नहीं देख सकती, खासकर इस औरत को। हम भी यहाँ नहीं रहेंगे कार्तिक। सुनैना जी और प्रज्ञा ने एक साथ कहा। उन्हें उम्मीद थी कि अपनी माँ और बहन की बात सुनकर कार्तिक पिघल जाएगा, पर कार्तिक ने एक बेरुखी भरी नजर अपनी माँ और बहन पर डाली। उसका लहजा इतना पराया था कि सुनैना जी का कलेजा मुंह को आ गया था। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी, जिसे जाना है वह जा सकता है, मैं आप में से किसी को भी नहीं रोकूंगा। अंतरा के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान तैर गई थी। उसने गर्व से पूरे हॉल को देखा, जैसे वह अब इस घर की रानी हो। अंकित कोने में खड़ा शांति से यह सब देख रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। सुनैना जी की आंखों से आंसू बहने लगे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनका बेटा, जो धरा के लिए दुनिया से लड़ गया था, आज इतना पत्थर कैसे हो गया। रोहन, जो अब तक खामोशी से सब देख रहा था, अचानक आगे बढ़ा। उसकी आंखों में कार्तिक के लिए सम्मान कम और दुख ज्यादा था। भाई! रोहन की आवाज में भारीपन था। सिर्फ मम्मी या प्रज्ञा ही नहीं, मैं भी धरा भाभी के साथ हूँ। अगर आप चाहते हैं कि हम सब ये घर छोड़कर ना जाएं, तो आपको इस औरत को अभी के अभी यहाँ से निकालना होगा। जिस इंसान ने आपकी हंसती खेलती जिंदगी बर्बाद कर दी, आप उसी के झांसे में फिर से आ रहे हैं। ये सुनते ही कार्तिक का धैर्य जवाब दे गया था। उसने बिजली की गति से रोहन का कॉलर अपनी मुट्ठी में दबोच लिया था। कार्तिक की आंखों में इस वक्त जो खून उतर आया था, उसने सबको डरा दिया था। बस अंकित, बहुत हुआ। वह दहाड़ कर बोला, अंतरा के बारे में अब मैं एक शब्द और नहीं सुनूंगा। मैंने कह दिया ना, जिसे जाना है वो अपना रास्ता देख सकता है। मेरे और अंतरा के बीच कोई नहीं आएगा। अंकित ने कार्तिक की आंखों में देखा, पर इस बार वह डरा नहीं था। उसने धीरे से अपना कॉलर कार्तिक की पकड़ से छुड़ाया, जैसे उसे अपने भाई की इस हालत पर तरस आ रहा हो। नैना जी की रुलाई अब सिसकियों में बदल चुकी थी। वह दीवार का सहारा लेकर खड़ी हुई और कांपती आवाज में बोली, कार्तिक, आज अगर अभिजीत जी किसी बिजनेस ट्रिप की वजह से आउट ऑफ इंडिया नहीं गए होते, तो वो तुम्हें अच्छे से बताते कि तुम क्या गलत कर रहे हो। वे अपनी इस बहुधरा के लिए क्या कुछ नहीं करते, पर तुम तो अंधे हो चुके हो कार्तिक। तुम उस मासूम बच्ची के साथ बहुत बड़ा अनर्थ कर रहे हो। कार्तिक ने अपनी माँ की बात अनसुनी कर दी और अंतरा का हाथ पकड़कर उसे ऊपर की सीढ़ियों की तरफ ले जाने लगा था। जाते जाते उसने मुड़कर देखा और सपाट लहजे में कहा, अंकित, आज शाम तक डाइवोर्स पेपर धरा के घर पहुंच जाने चाहिए। और माँ, अगर आप लोगों ने जाने का फैसला कर ही लिया है, तो मैं ड्राइवर से कह देता हूँ सामान गाड़ी में रखवा दें। सुनैना जी ने अपना चेहरा हाथों से ढक लिया था। पूरा सूरी सदन बिखर चुका था। अंतरा ने मुड़कर एक विजयी नजर सबके ऊपर डाली और कार्तिक के कंधे पर अपना सिर टिका दिया था। वहीं कोने में खड़ा अंकित अपनी जेब में रखे फोन को कसकर पकड़े हुए था। सूरी सदन के बाहर गाड़ियां खड़ी थी। सुनैना जी, प्रज्ञा, प्रीति और रोहन ने भारी मन से अपना जरूरी सामान समेटा। जिस घर में कल तक खुशियां थीं, आज वहां मातम सा सन्नाटा था। कार्तिक अपने कमरे की बालकनी में खड़ा खामोशी से उन्हें जाते देख रहा था। उनकी आंखों में कोई भाव नहीं था। जब ये सब मनोरमा जी के घर पहुंचे, तो वहां का नजारा देख मनोरमा जी और राधे श्याम जी दंग रह गए थे। सुनैना जी, आप सब, और ये सामान क्या हुआ है? मनोरमा जी ने घबराकर पूछा। सुनैना जी कुछ बोल न सकी थी। उनकी आंखों से आंसू बह निकले थे। सीमा जी अंदर से दौड़कर आईं। उन्होंने सबको अंदर आने का इशारा किया। अंदर धरा के कमरे का दरवाजा खुला था।
धरा बिस्तर पर बेजान पड़ी थी। उसकी आंखें सूज कर लाल हो गई थीं। सीमा जी उसे ज़बरदस्ती एक चम्मच सूप पिलाने की कोशिश कर रही थी। ले बेटा, थोड़ा सा पी ले, अपनी माँ के लिए ही सही। पर धरा ने मुंह फेर लिया था। तभी सुनैना जी कमरे में दाखिल हुई। धरा ने जैसे ही अपनी सास और ननद को वहां देखा, वह बदहवास होकर उठी और सुनैना जी के सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगी थी। मम्मी जी, कार्तिक जी ने मुझ पर भरोसा नहीं किया। धरा की सिसकियां कमरे में गूंज उठी थी। सुनैना जी ने उसे कसकर भींच लिया था। चुप हो जाओ मेरी जान, हम सब तेरे साथ हैं। उस घर में उस औरत के पैर फटते ही हमने उसे छोड़ दिया। अगर मेरा बेटा अंधा हो गया है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम भी सच देखना छोड़ दें। आज से हम सब यहीं रहेंगे तेरे साथ। नीचे हॉल में रोहन और राधे श्याम जी सर झुकाए बैठे थे। रोहन की मुट्ठियां बिछी हुई थीं। वो बोला, पापा जी, भाई को क्या हो गया है समझ ही नहीं आ रहा है। वो अंतरा के पीछे इतने पागल कैसे हो गए। मनोरमा जी सबके रहने का इंतजाम करने लगी थी। उन्होंने प्रीति से कहकर कमरे खाली करवा दिए थे। काफी रात हो चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ कार्तिक ने अंतरा को डिनर के बाद उसके नए कमरे में छोड़ा। तुम आराम करो अंतरा, तुम थक गई होगी। मुझे ऑफिस का कुछ ज़रूरी काम निपटाना है, शायद देर हो जाए, तो मेरा इंतज़ार मत करना। कार्तिक ने बहुत ही सपाट लहजे में कहा, ठीक है कार्तिक, तुम जाओ। अब तुम यहीं आ गई हो ना, सारा काम धीरे धीरे संभल ही जाएगा। अंतरा ने मुस्कुराते हुए कहा। जैसे ही कार्तिक कमरे से बाहर निकला और दरवाज़ा बंद हुआ, अंतरा के चेहरे की वह मासूमियत का मुखौटा उतर गया था। उसने फुर्ती से दरवाज़ा लॉक किया और खुशी के मारे बिस्तर पर कूद पड़ी थी। उसने तुरंत अपना फ़ोन निकाला और एक नंबर डायल किया। हेलो, काम हो गया, तुम्हारा हुक्म का इक्का एकदम निशाने पर लगा है। कार्तिक को उस मिडिल क्लास लड़की से नफरत हो गई है। उसने उसे और अपने पूरे परिवार को घर से निकाल दिया है। अब ये घर, ये जायदाद और ये सूर्य इंडस्ट्रीज सब हमारी है। वह पागलों की तरह हंसने लगी थी। वहीं दूसरी तरफ कार्तिक स्टडी रूम में दाखिल हुआ, जहां अंकित पहले से ही लैपटॉप लेकर बैठा था। कमरे में अंधेरा था, सिर्फ लैपटॉप की रोशनी अंकित के चेहरे पर पड़ रही थी। कार्तिक के चेहरे पर अब वह गुस्सा नहीं था, बल्कि एक शिकारी वाली चमक थी। आपका शक सही था बॉस। अंकित ने स्क्रीन कार्तिक की तरफ घुमाई। अंतरा अकेली नहीं है। वो तस्वीरें और ये वसीयत का ड्रामा सब एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। अंतरा ने अभी किसी को कॉल किया है। कार्तिक अपनी कुर्सी पर बहुत सुकून से बैठ गया था। उसने अपनी शर्ट के ऊपर के 2 बटन खोले और गहरी सांस ली। उसकी आंखों में अब वह खौफनाक चमक वापस आ गई थी जो उसने सुबह दिखाई थी। लोकेशन ट्रेस हुई? कार्तिक ने ठंडी आवाज में पूछा। हो रही है बॉस, बस कुछ ही मिनटों में पता चल जाएगा कि उस तरफ कौन है। अंकित ने तेजी से कीबोर्ड चलाया। कार्तिक ने मेज पर रखे एक पेपर वेट को घुमाया और बुदबुदाया, खेल पड़ा है अंतरा, पर तुम भूल गई कि खिलाड़ी पुराना मैं हूं। तुमने मेरी धरा की आंखों में आंसू दिए हैं। अब तुम्हें और तुम्हारे उस साथी को उसकी कीमत अपनी जिंदगी से चुकानी होगी। कार्तिक ने मेज पर रखे पेपर वेट को इतनी जोर से खींचा कि उसकी उंगलियों के पोर सफेद पड़ गए थे। उसकी आवाज में एक अजीब सी छटपटाहट थी। अंकित, लोकेशन ट्रेस हुई या नहीं, मुझे अभी के अभी जानना है। इस खेल का असली मास्टरमाइंड कौन है? अंतरा यूं ही इतने सालों बाद वापस नहीं आई है। अंकित की उंगलियां कीबोर्ड पर तेजी से काम कर रही थी। अचानक वह ठिठक गया था। उसके चेहरे पर पसीना चमकने लगा था। उसने घबराकर कार्तिक की ओर देखा और धीमी आवाज में कहा, नहीं बॉस, लोकेशन ट्रेस नहीं हो रही है। आई थिंक उसने जैमर या किसी बहुत ही हाई लेवल एन्क्रिप्शन का इस्तेमाल किया है। सिग्नल बार बार बाउंस हो रहे हैं। कभी लोकेशन दुबई दिखाता है तो कभी दिल्ली का कोई पुराना इलाका। वह आदमी बहुत शातिर है। उसे पता है कि हम उसे ट्रैक करने की कोशिश करेंगे। कार्तिक झटके से अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया था। उसने गुस्से में मेज पर मुक्का मारा। वह हमसे एक कदम आगे चल रहा है। अंकित ने लैपटॉप से नजरें हटाई और ठंडी आह भरी। उसकी आवाज में इस बार प्रोफेशनल लहजा कम और अपनों वाला दर्द ज्यादा था। बॉस, एक और बात बतानी थी। मेरी अभी कुछ देर पहले प्रज्ञा से बात हुई थी। वो बहुत रो रही थी। कह रही थी कि सुबह से भाभी ने एक घूंट पानी तक नहीं पिया है। घर में सबने उन्हें समझाने की कोशिश की। मम्मी जी ने उन्हें अपने हाथों से खिलाना चाहा, पर वो बस एक ही जगह पत्थर बनी बैठी हैं। बस उनकी आंखों से आंसू गिर रहे हैं। वो किसी से बात तक नहीं कर रही हैं। अंकित की बात खत्म भी नहीं हुई थी कि कार्तिक के चेहरे का वह सख्त मुखौटा तड़क कर गिर गया था। उसका हाथ जो मेज पर मुक्का मारने के लिए उठा था, वहीं हवा में कांपने लगा था।
उसकी आंखों में वह खौफनाक लाली फिर से उभर आई थी, पर इस बार गुस्से से नहीं बल्कि बेइंतहा तकलीफ की थी। कार्तिक बेदम होकर अपनी कुर्सी पर वापस रह गया था और उसने अपना चेहरा दोनों हथेलियों में छिपा लिया था। कमरे के सन्नाटे में उसकी भारी होती सांसें साफ सुनी जा सकती थीं। मुझे पता है अंकित, मुझे सब पता है। कार्तिक की आवाज किसी टूटे हुए शीशे की तरह चुभ रही थी। जब मैं उसे वो जहरीले शब्द बोल रहा था, जब मैं उसे बेआबरू करके घर से निकल रहा था, तो हर एक लफ्ज पहले मेरे अपने सीने को छलनी कर रहा था। उसे फर्श पर गिरते देखना, उसकी वो बेबस चीखें सुनना अंकित, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपने हाथों से अपनी रूह का कत्ल कर रहा हूँ। तुम जानते हो, जब उसके पापा ने उस पर हाथ उठाया, मेरी जान निकल गई थी। मेरा जी चाह रहा था उनका हाथ तोड़ दूं। उनकी हिम्मत कैसे हुई मेरी धरा पर उंगली उठाने की, पर मैं मजबूर था। वहां कुछ लोग थे जो हम पर नजर रख रहे थे। कार्तिक ने अपनी आंखें मूंद ली थी तो उसे धरा का वो चेहरा याद आया जब उसने पहली बार उसे कार्तिक जी कहकर पुकारा था। और फिर वही चेहरा जो आज सुबह धूल और आंसुओं में सना हुआ था। वहीं दूसरी तरफ रात के सन्नाटे में सब लोग नीचे आंगन में बैठे हुए थे। घड़ी की सुइयां 10 बजा रही थी, लेकिन धरा के कमरे में वक्त जैसे थमसा गया था। वह अब भी उसी कोने में बैठी थी। उसकी आंखों के आंसू सूखकर गालों पर लकीरें बन चुके थे। तभी प्रज्ञा तेज कदमों से कमरे में दाखिल हुई। उसके चेहरे पर एक अजीब सी हड़बड़ाहट और मजबूती थी। उसने बिना कुछ कहे धरा का हाथ पकड़ा और उसे जबरदस्ती बिस्तर से खींच लिया था। प्रज्ञा दी, क्या कर रही हैं आप? हमें कहीं नहीं जाना। धरा ने कांपती आवाज में विरोध करना चाहा, पर प्रज्ञा ने एक नहीं सुनी। वह उसे खींचते हुए सीढ़ियों की तरफ ले गई थी और सीधे ऊपर की छत पर पहुंचा दिया था। धरा कुछ समझ पाती उससे पहले ही प्रज्ञा ने उसे वहीं छोड़ा और तेजी से नीचे भाग गई थी। प्रज्ञा दी, रुकिए, आप हमें यहाँ अकेला छोड़कर कहाँ जा रही हैं? हमें डर लग रहा है। धरा घबराकर पीछे की तरफ मुड़ी, लेकिन तभी अंधेरे में से एक मजबूत हाथ ने उसकी कलाई पकड़ ली थी। धरा का कलेजा मुंह को आ गया था। बचाओ! वह चीखने ही वाली थी कि उस शख्स ने फुर्ती से उसका मुंह दबा लिया था और उसे दीवार के साथ पिन कर दिया था। धरा की आंखें डर के मारे फटी की फटी रह गई थी। उसका शरीर थर थर कांप रहा था। चांद की हल्की सी रोशनी जब उसके चेहरे पर पड़ी तो धरा की सांसें जैसे रुक सी गई थीं। सामने कोई और नहीं बल्कि वही कार्तिक खड़ा था, जिसने सुबह उसे बेसहारा छोड़ दिया था। कार्तिक की आंखों में इस वक्त वह नफरत नहीं थी बल्कि बेइंतहा मोहब्बत और बेबसी थी। चुप रहो धरा, अगर किसी ने देख लिया तो सब बर्बाद हो जाएगा, कार्तिक ने बहुत ही धीमी और सुरीली आवाज में कहा, जो धरा की रूह तक उतर गई थी। धरा ने अपनी नम आंखों से उसे देखा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि सुबह उसे डाइवोर्स देने की बात कहने वाला शख्स आज रात के अंधेरे में उसे इतनी शिद्दत से थामे हुए है। कार्तिक ने अपने कांपते हुए हाथ से धरा के गालों पर पड़े बालों को हटाया और फुसफुसाया, क्या लगा तुम्हें कि तुम्हारे कार्तिक जी इतनी आसानी से हार मान लेंगे? तुम्हें इस आग में अकेला छोड़ देंगे? धरा का दुख अब गुस्से में बदल चुका था। उसने पूरी ताकत से अपने छोटे छोटे मुक्के कार्तिक के सीने पर बरसाने शुरू कर दिए थे। उसके हर प्रहार में सुबह का वह अपमान, वह दर्द और वह अकेलापन शामिल था। छोड़िए हमें, दूर हो जाइए हमसे। धरा की आवाज सिसकियों के बीच दबी हुई थी, पर उसमें कड़वाहट साफ थी। क्यों आए हैं आप यहाँ? सुबह तो आपने हमारा हाथ झटक दिया था ना, अब क्या बाकी रह गया है? कार्तिक ने उसके मुक्कों का कोई विरोध नहीं किया था। वह पत्थर बना चुपचाप उसके वार सहता रहा था। उसकी आंखों में एक ऐसी पीड़ा थी जिसे शायद कोई ही पढ़ पाता। जाइए यहाँ से कार्तिक जी, अब तो डाइवोर्स ही होगा हमारा। धरा ने उसे धक्का देने की कोशिश की। उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब फिर से बह निकला था। हमें नहीं करनी आपसे कोई बात, एक लफ्ज भी नहीं सुनना हमें। बहुत बुरे हैं आप, आपने हमारी रूह तक को जख्मी कर दिया है। गिरगिट हैं आप। धरा बुरी तरह कांप रही थी। उसके शब्द लड़खड़ा रहे थे। आप भी तो वही निकले ना जैसे दुनिया ने कहा था। आप पर हमें उससे ज्यादा भरोसा था, पर आपने उसे भी मिट्टी में मिला दिया। जाइए अपनी उस अंतरा के पास, हमें अपनी शक्ल मत दिखाइए। धरा फिर से उसे मारने के लिए हाथ उठाती, उससे पहले ही कार्तिक ने मजबूती से उसकी दोनों कलाइयां पकड़ ली और उसे अपनी ओर खींच लिया था। धरा का चेहरा अब कार्तिक के चेहरे के बिल्कुल करीब था। कार्तिक की गर्म सांसें धरा के माथे को छू रही थी। मार लो धरा, जितना मन करे मार लो। कार्तिक की आवाज़ बहुत ही गहरी और टूटी हुई थी। पर एक बार, सिर्फ एक बार मेरी आंखों में देखो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारा कार्तिक इतना गिर सकता है कि वो दुनिया के कहने पर अपनी धड़कन पर शक करेगा? धरा ने अपनी पूरी ताकत लगाकर कार्तिक के हाथों से अपनी कलाइयां छुड़ाईं
और उन्हें पीछे की ओर धकेल दिया था। वह हाँफ रही थी और उसकी आंखों में कार्तिक के लिए अब वह भरोसा टूटता हुआ महसूस हो रहा था। अब और नहीं कार्तिक जी। धरा की आवाज बहुत धीमी थी, जैसे उसके गले में शब्द फंस रहे हों। सुबह सुबह आपने सबके सामने कहा था कि आप हमसे रिश्ता खत्म कर रहे हैं। आपने हमें उस दिल से निकाल दिया जहां हमने आपको अपना सब कुछ मान लिया था। अब यहाँ इस अंधेरे में ये बातें करने का क्या मतलब? कार्तिक ने तड़प कर एक कदम आगे बढ़ाया। धरा, मेरी आंखों में देखो जान, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम पर शक कर सकता हूँ? वो सब जो हुआ वो जरूरी था, उन लोगों को बेनकाब करने के लिए जो हमें नहीं पता कि क्या जरूरी था और क्या नहीं। धरा ने अपनी हिचकियां रोकते हुए कहा और अपनी नजरें झुका ली थी। हमें तो बस इतना पता है कि जब हमें आपकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तो आपने हमारा साथ छोड़ दिया। आपने एक बार भी हमारा हाथ थामकर ये नहीं कहा, धरा डरो मत, मैं हूं ना। आपने तो हमें सहने के लिए छोड़ दिया। धरा की मासूमियत भरी ये बात कार्तिक के सीने पर खंजर की तरह चुभी थी। धरा का दर्द इस बात का नहीं था कि कार्तिक ने उस पर शक किया, बल्कि इस बात का था कि उसने उसका हाथ छोड़ दिया था, वो भी सबके सामने। वह कुछ कहना चाहता था, धरा को अपनी बाहों में भरकर सब सच बता देना चाहता था, लेकिन तभी नीचे से राधे श्याम जी की आवाज सुनाई दी। धरा बेटा, कहाँ हो? धरा चौंक गई थी। उसने घबराकर अपने आंसू पोंछे। आप जाइए यहाँ से। अगर किसी ने आपको यहाँ देख लिया तो फिर से हंगामा खड़ा हो जाएगा और आपकी पिटाई हो जाएगी। और अब हम में और अपमान सहने की हिम्मत नहीं है। धरा मुड़कर नीचे की ओर भाग गई थी। कार्तिक ने उसे रोकना चाहा। धरा, एक बार सुन तो लो यार। पर धरा नहीं रुकी थी। वो बिना पीछे मुड़े नीचे चली गई थी। कार्तिक वहीं अकेला छत पर खड़ा रह गया था। उसकी मुट्ठियां भींची हुई थीं। टू बी कंटिन्यूड। दोस्तों, आपको क्या लगता है, धरा और कार्तिक का प्यार क्या इस तूफान को झेल पाएगा? क्या कार्तिक का ये नाटक धरा को इंसाफ दिला पाएगा? देखते रहिए। और कल का पार्ट बहुत मज़ेदार होने वाला है, जब कार्तिक धरा को खाना खिलाने के लिए बहुत कुछ करने वाला है। वैसे आज का पार्ट आपको कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपका एक प्यारा सा कमेंट मुझे लिखने के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें और स्टोरी को हाइप करें। Thanks for watching. Please like, comment and share this video. Don't forget to subscribe my YouTube channel for more interesting videos.